गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, यानी लागत की अवधारणाएं, है ना। अब इसमें हम कॉस्ट के कंसेप्ट पर बात करेंगे कि कॉस्ट में हमारे कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, तो हमको लागत के विषय में इसमें जानकारी मिलेगी कि हमारी लागत किस कंसेप्ट पर काम करती है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट फंक्शन, है ना। अब आप लोगों को कॉस्ट तो पता ही है ना कि कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, जब भी हम लागत के ऊपर बात करते हैं तो लागत से हमारा मतलब क्या होता है, उसमें जितने भी हमारी लागत लगी है, जैसे रॉ मटेरियल है या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो सारी चीज़ इसमें आ जाएंगी। ठीक है, अब कॉस्ट फंक्शन। अब कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? कॉस्ट फंक्शन इन्हें वेस्टन ने, जो वॉटसन थे, वॉटसन ने बताया, हैज़ यूज्ड द टर्म ऑफ कॉस्ट फंक्शन। वॉटसन जो थे उन्होंने कॉस्ट फंक्शन लाया था टू डिनोट द जनरल रिलेशनशिप। उन्होंने जनरल रिलेशनशिप बताया कि आउटपुट और कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मतलब लागत में हमारी कुल लागत और उसको निर्धारित करने वाले तत्व, है ना। इसमें रॉ मटेरियल है या उसमें श्रम या लेबर वगैरह जो लग रहा है, उसके बीच में जो हमारा जो संबंध होता है उसी को हम फलनात्मक संबंध के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लागत फलन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमारे कौन कौन सी चीज़ें हमारी इंक्लूड होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो होती है रियल कॉस्ट, है ना। अब रियल कॉस्ट क्या होती है? रियल कॉस्ट यानी वास्तविक लागत। अब हमारे रियल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की कमोडिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, नॉट इन मनी, है ना, सिर्फ मनी में ही नहीं, बट एफर्ट्स, चाहे उसके वर्कर्स हों या उसका प्रोड्यूसर्स हैं, इन सारी चीज़ों को जब हम बताते हैं तो इसमें क्या कहलाएगी? वो रियल कॉस्ट कहलाएगी। मतलब हमारी उत्पादन की जो वास्तविक लागत जो है, हम उसको मुद्रा में माप नहीं सकते हैं या मुद्रा में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो वास्तविक लागत जो होती है उत्पादन की प्रक्रिया के अंतर्गत हमारी जो मानसिक और शारीरिक कष्ट या त्याग से हमको जो लागत होती है उसको हम वास्तविक लागत कहते हैं, है ना। जैसे कि हमको सारे प्रयत्न करने पर त्याग कितना हो रहा है ना, कितना हमारे श्रमिकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कितने प्रयत्न करने पड़ रहे हैं, उसमें पूंजी कितनी लग रही है ना, उसकी कैपिटल कितनी लग रही है, तो ये सारी चीज़ें किस में आएगी? वास्तविक लागत या रियल कॉस्ट में। देन सेकेंड है मनी कॉस्ट, यानी मौद्रिक लागत। मनी कॉस्ट क्या होती है? मनी कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल द मनी एक्सपेंसेस। इसमें सारे मनी एक्सपेंसेस इंक्योर्ड होते हैं। और फॉर्म टू स्टार्ट, मतलब फॉर्म स्टार्ट से लेकर के उसकी कंटिन्यू प्रोसेसिंग प्रोडक्शन की, उसमें जितनी भी हमको मनी लगती है उसको हम मनी कॉस्ट में क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं, है ना। मतलब एक फॉर्म को प्रोडक्शन स्टार्ट करने पर, इन्हें उत्पादन प्रारंभ करने से लेकर के उसकी प्रक्रिया, मतलब उसकी प्रोसेस को चालू रखने में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या खर्च होते हैं, है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं? मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? मौद्रिक लागत, है ना। जैसे लाइक रॉ मटेरियल आपने परचेस किया है ना, या फिर लेबर्स को पेमेंट किया है, आपके लेबर्स हैं उनको पेमेंट किया, या आपने फर्नीचर इक्विपमेंट्स पे एक्सपेंसेस किए हैं, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, डेप्रिसिएशन है, ये सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा सोशल कॉस्ट, यानी सामाजिक लागत। अब सामाजिक लागत में क्या आएगा? जो हमारी सोशल कॉस्ट है, विच इज़ द सोसाइटी हैज़ टू पे, इसको हमारी सोसाइटी पे करती है ना, कमोडिटीज़ के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, एयर वाटर या नॉइस पॉल्यूशन है ना। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए हम सोशल कॉस्ट में पे करते हैं, है ना। मतलब समाज द्वारा किसी भी प्रोडक्ट के, है ना, उत्पादन में जो भी मूल्य चुकाया जाता है उसको हम सामाजिक लागत कहते हैं। जैसे प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है ना, तो इसके लिए हम जो भी पैसा चुकाते हैं वो सामाजिक लागत में आता है। फिर है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी अस्पष्ट लागत।
अब अस्पष्ट लागत क्या होती है हमारी? इम्प्लिसिट कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स। इसमें जो कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स हैं विच आर ओन, है ना, उसको हम ओन भी करते हैं एंड सप्लाई बाय ओनर हिमसेल्फ। जो ओनर होता है वही ये सारा पे करता है। जैसे रेंट ऑफ ओनर्स लैंड, है ना, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, है ना, वेजेस ऑफ ओन लेबर, अपने खुद के लेबर्स को पेमेंट करना, है ना, वो सारे स्पष्ट अस्पष्ट लागत उन साधनों और सेवाओं कीमतों में शामिल करते हैं जो प्रोड्यूसर्स जो होता है, यानी उत्पादक, जिसका प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करता है। उत्पादक द्वारा स्वयं की सेवा की मजदूरी है ना, स्वयं की पूंजी पर ब्याज है, स्वयं के कारखाने का किराया है, ऐसी मदें वो क्या करता है, इसमें शामिल करता है। तो ये क्या कहलाती है? स्वपूर्ति साधन लागत माना जाता है, या निहित लागत भी इसको बोलते हैं, या फिर अस्पष्ट लागत। ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स। इसमें कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स में पेड बाय फर्म, इसको फर्म पे करती है। मतलब वो सारे नगद भुगतान जो फर्म द्वारा बाहरी व्यक्तियों को उनकी सेवाओं और वस्तुओं के लिए किए जाते हैं, है ना। मतलब लाइक परचेसिंग और हायरिंग ऑफ फैक्टर्स सर्विसेज फ्रॉम द अदर फर्म। तो उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? उनको स्पष्ट लागत में शामिल करते हैं, है ना। लाइक एक प्रोड्यूसर जो है उसने उत्पादन के साधनों की सेवाओं और वस्तुओं को खरीदने और किराए पे लेने के लिए जो नगद व्यय किया है वो क्या कहलाएगी? स्पष्ट लागत है। लाइक रॉ मटेरियल का एक्सपेंसेस है, वेजेस ऑफ सैलरी है ना, देन वेजेस एंड सैलरी है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आएंगी, किसमें? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब लास्ट है 6 नंबर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अवसर लागत। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, है ना, ये एक बेस्ट अल्टरनेटिव है फॉरगॉन और कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए ये क्या है? एक बेस्ट अल्टरनेटिव है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अल्टरनेटिव कॉस्ट। इसको हम अल्टरनेटिव कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स इन टर्म ऑफ अनदर गुड्स। अगर हमने एक गुड्स की कीमत जो है दूसरी वस्तु के रूप में हमने प्राप्त की है, ठीक है, तो उसको हम त्याग या अवसर लागत कहते हैं। मतलब एक वस्तु का त्याग करके हमने दूसरी वस्तु को क्या किया है? हमने यूटिलाइज किया है। ठीक है, तो इसको हम अवसर लागत कहते हैं। जैसे उत्पादन के साधन हमारे पास, आपको सभी को पता है, सीमित होते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं? एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ कर लेते हैं और अन्य जितने भी हमारे पास में चॉइसेस होती है हम उनको क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। मतलब उसको क्या करते हैं? हम छोड़ने का काम करते हैं, मतलब उसको फॉरगॉट कर देते हैं, उसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये अवसर लागत कहलाएंगे और इसी को हम त्याग का अनुपात भी कहते हैं। आपको सभी को पता है, हम त्याग का अनुपात अकाउंट्स में पढ़ते भी हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट रन कॉस्ट, है ना, यानी अल्पकालीन लागत। अब अल्पकालीन लागत क्या होती है? ये शॉर्ट रन कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन इज़ टाइम पीरियड, है ना। हमारा इकोनॉमिक्स में यानी अर्थशास्त्र में हमारा टाइम पीरियड का मतलब होता है समय सीमा, है ना। व्हेन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज। अगर हमारा क्वांटिटी यानी इकाई, उत्पादन की इकाइयाँ अगर इंक्रीज़ हो रही है, यानी बढ़ रही है, उसमें परिवर्तन आ रहा है बाय ओनली इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स। अगर सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स के थ्रू आ रहा है, मतलब परिवर्तनशील साधनों के थ्रू अगर आ रहा है, एंड प्रोडक्शन शॉर्ट रन इज सो लेस अ टाइम, और उस समय हमारा प्रोडक्शन जो है शॉर्ट रन यानी कम समय के लिए है ना, मतलब कम समय में हमारी लागत आ रही है, तो दैट द कैपेसिटी ऑफ फॉर्म प्रोड्यूस मोर कैन नॉट बी चेंज। तो ऐसे समय में हम हमारे प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते बाय चेंजिंग इज़ फिक्स कैपेसिटी। जो उसकी फिक्स कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हम उसको नहीं कर सकते। मतलब फॉर्म में जो हमारे परिवर्तनशील साधन होते हैं उसमें उत्पादन की मात्रा में जब भी हम परिवर्तन करते हैं, मतलब हमको प्रोडक्शन अगर कम ज़्यादा करना है ना, तो उस समय
अल्पकालीन जब हमारे पास में समय सीमा कम है, तो ऐसे समय में हमारी फर्म में क्या होगी, क्षमता के आकार पर परिवर्तन करना असंभव होगा। और परिवर्तनशील साधन में जैसे कच्चा माल है, अर्धनिर्मित माल है, श्रमिक है, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है। अब इसके हमारे जो हैं, इसको हमने कैटेगराइज किया है। तो इसकी कैटेगरीज में हमारे पास में कुछ कैटेगरीज में पहली कैटेगरी है टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट यानी कुल स्थिर लागत। टोटल फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डू नॉट चेंजेस विथ आउटपुट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट, है ना। मतलब कुल स्थिर लागत से अभिप्राय हमारा उस व्यवसाय से है जिसमें प्रत्येक स्थिति, मतलब हर एक स्थिति में हमको व्यय करना ही है, जो खर्चे हमारे हैं ही, है ना। तो उसको उत्पादन की प्रक्रिया अगर हमारी बंद है या चालू है ना, तब भी हमको वो खर्चे लगने ही हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, कुल स्थिर लागत, है ना। जैसे अभी आप लोग स्कूल नहीं आ रहे हो, है ना, तो भी बिल्डिंग का जो खर्च है या बिल्डिंग के जो एक्सपेंसेस है वो एज इट इज़ ही हैं, वो तो लगने ही है ना। चाहे स्कूल ऑन हो या ऑनलाइन चले, है ना। तो इसलिए ये किस में आएंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट में आएंगे, मतलब कुल स्थिर लागत में इसको शामिल किया जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें देखिए हमारे पास में इसका क्या है, डायग्राम भी है। देखिए अगर हमारे पास में टोटल फिक्स कर्व है वो कैसा रहेगा, अगर हमारा 200 यूनिट्स का है, हमारा 200 है अगर हमारा आउटपुट है ना। अगर 200 रुपये हमारी कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट, तो ये 200 रुपये हमको फिक्स कॉस्ट लगेगी, चाहे हम इसमें यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में 1 यूनिट बनाएं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितनी भी यूनिट बनाएं, हमारी कॉस्ट कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक है। अब है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। दोज टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट प्रोडक्शन दैट चेंज। जब भी प्रोडक्शन डायरेक्टली चेंज होता है तो उसके आउटपुट में हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं। दे राइज व्हेन आउटपुट इंक्रीजेज और फॉल व्हेन आउटपुट डिक्लाइंस। चाहे प्रोडक्शन बढ़े, है ना, चाहे इंक्रीज हो या प्रोडक्शन कम हो, है ना, हर कीमत में हमारी जो कुल परिवर्तनशील लागत है उसमें परिवर्तन होता ही होता है ना। जिसमें कुल परिवर्तनशील लागत बोलते हैं, तो इसमें मात्रा में कुल परिवर्तन लागत, कच्चे माल की लागत या प्रत्यक्ष फॉर्म शक्ति जो है इसमें व्यय होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए वेरिएबल कॉस्ट को हम डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हमेशा जो स्लिपिंग लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस से शो करते हैं और जो स्टैंडिंग लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस से शो करते हैं। ठीक है। तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट इन रुपीज़ में है। अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 0 भी होगी तो भी हमारी धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी यूनिट्स में। ठीक है। तो ये हमारे डायग्राम को हम इस तरीके से शो करेंगे। ठीक। आगे हम बात करेंगे टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट आर द टोटल एक्सपेंसेस। इसमें टोटल एक्सपेंसेस इंक्योर्ड करते हैं हम एक फर्म के, जो प्रोड्यूसिंग यूनिट में जितनी भी हमारी क्वांटिटी और कमोडिटीज़ हमारी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है ना। कुल लागत से आशय हमारे उन सारे एक्सपेंसेस से हैं जो फर्म ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप में किए हैं, है ना। चाहे वो फिक्स एक्सपेंसेस हैं, फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है, दोनों लेवल पर जो कॉस्ट आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट या कुल लागत। ठीक है। अब कुल लागत के डायग्राम को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये देखिए कॉस्ट है हमारी रुपीज़ में और हमारा आउटपुट है। जैसे कि हमने बताया था कि हमारी 200 टोटल फिक्स कॉस्ट है, ये हमारी TFC लिखा हुआ है, टोटल फिक्स कॉस्ट, है ना, ये है। अब हमारी टोटल कॉस्ट कैसी होगी, कहाँ से चलेगी, ये टोटल फिक्स कॉस्ट से हमारी
टोटल कॉस्ट चलेगी, और जबकि हमारी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो कहाँ से चलेगी, ज़ीरो से चलेगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हम जिससे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे इसमें चेंजेस आते जाएंगे। इसके बाद है एवरेज कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, औसत लागत या औसत कुल लागत, ठीक है। अब जो है फर्म की हमारी जो कुल लागत होती है उसमें हमारी उत्पादित मात्रा का भाग देने पर जो हमारे पास में रिजल्ट आएगा उसको हम कुल लागत कहते हैं, है ना। इट मीन्स एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट में हमारी पर यूनिट जो टोटल कॉस्ट है उसको डिवाइडेड बाय यूनिट्स करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। और कुल लागत भी औसत परिवर्तनशील लागत और औसत स्थिर लागत के योग के बराबर ही होती है, ठीक है। इसको हम डायग्राम्स में देखेंगे। तो ये देखिए हमारी एवरेज कॉस्ट जो है वो किस तरीके से चलेगी, इस तरीके से चलेगी, जिसमें हमारे पास में जो हमारी कॉस्ट है वो इस तरीके से गोलाकार यानी हमारा अर्धचंद्राकार के रूप में आगे बढ़ेगी, ठीक है। ये कहलाएगी हमारी एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अब इसके बाद में है एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है अराइव्ड बाय डिवाइडिंग टोटल फिक्स कॉस्ट। इसको हम किससे करेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट से हम डिवाइड करेंगे बाय टोटल यूनिट्स ऑफ प्रोड्यूस। मतलब औसत स्थिर लागत जो है हमारी उसको कुल स्थिर लागत से फर्म के उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर जो हमारे पास में संख्या प्राप्त होगी उसे प्रति इकाई स्थिर लागत भी कहा जाता है ना। मतलब पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, मतलब जब भी हमारे पास में टोटल कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट को हम यूनिट से डिवाइड करने पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट जो कर्व है वो कैसे चलेगा, हमारा इस तरीके से चलेगा जो कि हमारा लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी जो एवरेज कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट वो कैसी चलेगी, लेफ़्ट टू राइट चलेगी, ठीक है। क्यों चलेगी, क्यों, क्योंकि नेगेटिव कर्व स्लोपिंग डाउन में चलता है लेफ़्ट टू राइट, है ना। क्यों लेफ़्ट टू राइट चलता है, क्यों, क्योंकि हमारी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है वो जो है वो अल्पकाल में काम करती है ना, और उसमें स्थिर लागत पे कोई परिवर्तन भी नहीं होता है। उसमें हमारी टोटल कॉस्ट पे कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे हमारी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कैसी होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। इसीलिए ये डाउनवर्ड्स में चलेगा हमारा, ठीक है। और जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन की यूनिट्स हमारी बढ़ने लगेगी वैसे वैसे ही ये क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल वेरिएबल। इसमें हमारी जो टोटल वेरिएबल है उससे नंबर ऑफ़ यूनिट्स को हम अगर डिवाइड करते हैं तो उससे क्या आएगा, हमारे पास में आएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यानी टोटल प्रोडक्शन जितना भी हुआ है उससे हम जो भी हमारी प्रोडक्शन की यूनिट्स हैं या इकाइयाँ हैं उसको हम अगर भाग देते हैं तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास में आता है औसत परिवर्तनशील लागत यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसको हम प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत भी कहते हैं या फिर पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसका डायग्राम जो है वो किस तरीके से चलेगा, इसका डायग्राम जो है हमारा बिल्कुल यू के शेप में रहेगा, है ना। जो हमारा इंग्लिश लेटर है यू के अक्षर के समान होती है ना, क्योंकि और औसत परिवर्तनशील लागत जो है इसी के आधार पर काम करती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट।
क्योंकि एक बिंदु के बाद में हमारे यहाँ पर क्या होने लग जाता है, क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है ना, जिसमें क्या होता है, लागू होने से जितनी तीव्र गति से ऊपर की ओर बढ़ेगा उतनी ही उसमें परिवर्तन लागत क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। ठीक है, अब है हमारा मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत। अब सीमांत लागत क्या है, द चेंज इन टोटल कॉस्ट। जब भी हमारी टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत में जो चेंजेस होते हैं, मतलब उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने में कुल लागत में जो भी वृद्धि होती है ना, मतलब जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, और उसके अलावा हमने अगर एक्स्ट्रा कोई यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है तो उसके लिए हमको जो भी खर्च लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। द चेंजेस इन टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द चेंज इन आउटपुट, उसको आउटपुट के अकॉर्डिंगली चेंज किया जाता है, क्योंकि अल्पकाल में हमारी कुल स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, इसीलिए हमारी सीमांत लागत पर भी हमारा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी सीमांत कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट। इसका कर्व देख लेते हैं हम, है ना, इसका कर्व कैसे चलेगा, जो कि हमारा किस शेप में चलेगा, है ना। सीमांत लागत जो है या मार्जिनल कॉस्ट जो है, मार्जिनल कॉस्ट कैसे चलती है हमारी, मार्जिनल कॉस्ट में क्या आएगा, ये यू शेप में हमारे पास में मार्जिनल कॉस्ट कर्व चलता है ना, और इसमें वेरिएबल प्रोपोर्शंस होते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल होते हैं वो कैसे होंगे, प्रोपोर्शंस में चलेंगे। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट जो है कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होती है, इसमें फिक्स कॉस्ट और हमारे वेरिएबल कॉस्ट दोनों के चेंजेस में शामिल होते हैं, एंड रेट ऑफ चेंजेस जो हैं इसी के अकॉर्डिंगली टोटल कॉस्ट में हमको देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गई हमारी मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक का, लास्ट सब टॉपिक है लॉन्ग रन कॉस्ट। लॉन्ग रन कॉस्ट होती है दीर्घकालीन लागतें, है ना। इकोनॉमिक्स में लॉन्ग टर्म मीन्स द टाइम पीरियड इन विच अ फॉर्म कैन चेंजेस ऑल फैक्टर्स, है ना। अब लॉन्ग रन का टाइम क्या होता है कि जिस समय दीर्घकाल में समयावधि कैसी होती है, इनके पास में लंबी होती है, जिसमें हम प्रोडक्शन के ऑल फैक्टर्स, है ना, ऑल फैक्टर्स इट मीन्स उत्पादन के जितने भी साधन हैं, है ना, उनको हम क्या कर सकते हैं, इजीली इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, सप्लाई ऑफ आउटपुट, है ना, लॉन्ग टर्म ऑफ फॉर्म कैन चेंज इट्स फैक्ट्री प्रीमाइसेस, है ना, चाहे उसकी फैक्ट्री प्रीमाइसेस है, उसका कारखाना है, भवन है, बिल्डिंग या प्लांट है ना, उसमें या स्टाफ मेंबर ऑफ स्टाफ है, उसमें इजीली क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, वो लोग चेंजेस कर सकते हैं, है ना। तो अल्पकाल में इन्हें शॉर्ट रन में ये पॉसिबल नहीं होता है, बट लॉन्ग रन में हमारे पास में ये पॉसिबिलिटी होती है कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, वर्कर्स हैं, रॉ मटेरियल हैं, मशीन्स है, बिल्डिंग है, फैक्ट्री प्रीमाइसेस है, हम इजीली इसमें चेंजेस कर सके, है ना। अब इसके साथ साथ आपको सभी को पता है कि परिवर्तनशील साधन यानी वेरिएबल फैक्टर्स जो होते हैं, है ना, जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं जैसे लाइक रॉ मटेरियल है, ये लेबर्स की संख्या है ना, श्रमिकों की संख्या है, उसमें हमको वृद्धि करने के लिए क्या होता है, मांग के अनुरूप बढ़ाने के लिए हमको समय चाहिए होता है, और ये सारा काम हम कब कर सकते हैं, दीर्घकाल में ही ये संभव है। जबकि अल्पकाल में फर्म की स्थिर और परिवर्तनशील दोनों लागतें होती हैं, जबकि दीर्घकाल में केवल परिवर्तनशील लागत ही होती है ना। इसीलिए इस अल्पकाल लागत के वक्र के समान यू आकार की होती है, किंतु अपेक्षाकृत अधिक चपटे होते हैं। कौन से, दीर्घकाल के वक्र चपटे होते हैं, जबकि अल्पकाल के वक्र कैसे होते हैं, यू आकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक चैप्टर नंबर 5 फिनिश हुआ। अब
नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गर्ल्स।